के अंदर हम एक क्वेश्चन कर रहे थे 5000, इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Five significant figures. If this number is rounded to 4 significant figures, the answer will be still 50,000. 4 significant, एक्चुअल में नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5, क्योंकि 50,000 है 1 2 3 4 5, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करेंगे। पहला, look at the whiteboard. First significant figure. This is the first. Second significant figure. Third significant figure. Fourth significant figure. Fifth significant figure. अगर आप इसको 4 significant figures में लिखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर तक राउंडिंग करनी है आपने। कहां तक राउंडिंग करनी है? चौथे नंबर तक राउंडिंग करनी है। अगर इसके साथ वाला जो नंबर है 5 या 5 से बड़ा हुआ तो वो इस नंबर को क्या कर देगा? राउंड कर देगा। क्या कर देगा? राउंड कर। लेकिन वो ऑलरेडी खुद 0 है तो इसको कुछ भी चेंज नहीं करेगा वो यहां पे, इसीलिए सेम लिखा जा रहा है। इफ राउंडेड टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर फिर भी क्या रहेगा? 50,000 रहेगा। 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, आंसर फिर भी क्या रहेगा? सेम आंसर रहेगा। आंसर 1 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर फिर भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर ये भी सिग्निफिकेंट, ये वाला भी, और पहले के केस में सारे क्या थे? ओरिजिनल नंबर के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट थे। ओरिजिनल नंबर के सारे डिजिट्स सिग्निफिकेंट थे। उसके बाद 1 2 और 3 आपने लिए और बाकियों की जगह आपने क्या डाल दिया? 0 डाल दिया। फिर उसके बाद आपने 2 सिग्निफिकेंट्स लिए और बाकियों की जगह क्या डाल दिए? 0 डाल दिए। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाकियों की जगह क्या डाल दिए? 0 डाल दिए। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अगर ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि ये राउंडेड है तो उसमें हमें नहीं पता कि वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड हुआ था, 2 पे हुआ था, 3 पे हुआ था, 4 पे हुआ था या 5 पे हुआ था। अगर हमें वो राउंडेड वैल्यू दे दे, ये वाली वैल्यू कौन सी है? हाँ, ओरिजिनल वैल्यू। और ये सारी वैल्यूज कौन सी वाली है? राउंडेड। ये सारी वैल्यूज कौन सी है? राउंडेड वैल्यूज हैं। लेकिन आंसर सारों के क्या आ रहे हैं? सेम। इसी तरह मैं आपको ये बात कल भी समझा रहा था कि अगर राउंडेड वैल्यू दे दी जाए तो कोई नहीं पता होता कि उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स राउंड हुए हैं। तो आपका आंसर होगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर, वो भी ठीक होगा, 2 वाला भी ठीक होगा, 3 भी ठीक होगा और 4 भी ठीक होगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ठीक होगा। क्लियर हुई मेरी बात क्या नहीं? समझ आई? अगर एक सवाल राउंडिंग करने के बाद ऐसे लिखा हुआ है, क्या इसमें आप लोग 100% श्योर नहीं है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? श्योर है। कितने? 1 2 3 4 5। और अगर राउंडिंग के बाद आंसर उसने दे दिया हो ना और पॉइंट के बाद 0 लगाया हो, वो कभी भी खामखा नहीं लगाता। ये लगाने का मतलब ही क्या है कि इसमें उसने 1 2 3 4 5 और 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन अगर ये सवाल ऐसा आ जाता, लुक एट द व्हाइट बोर्ड, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता तो इसमें आप ये ना कह सकते कि इसमें 5 है। हो सकता है इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हो सकते हैं, 4 भी, 3 भी, 2 भी और 1 भी। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? क्यों? क्योंकि मैंने बोला आपको डेसिमल लगा के 0 लगाने का मतलब है कि वो खुद बोल रहा है कि भाई मैंने अगलों को भी कंसीडर किया है सिग्निफिकेंट, मींस उनको भी शामिल करो और पीछे वाले सबको शामिल करो। ठीक हो गया? यहां तक था पिछला लेक्चर। आज हम चलते हैं अगली बात की तरफ। ये मिटा दूं यहां से। एक और सवाल भी है। कुछ क्वेश्चंस हैं, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्जांपल जी HCF 7 है, LCM 28 है। वो 2 नंबर्स कौन से थे जिनका HCF 7 है और LCM 28 है? क्वेश्चन है, इफ द HCF of 2 numbers is 7 and LCM of 2 numbers is 28,
क्या मैं एलसीएम को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? 2 इंटू 7, 28 को ऐसे लिख सकता हूं कितने के बेशाम? उसने लिखा था एलसीएम कितना है 28 और एचसीएफ कितना है 7। वो दो नंबर्स कौन से थे? और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर इंटू 7। सब सुन ले, सवाल क्या है, दो क्वेश्चंस आते हैं, आंसर्स आते हैं, उनके एलसीएम और एचसीएफ दे देता है, हमें नंबर नहीं पता नंबर क्या है, हम नंबर निकाल सकते हैं अपने। पहले वाला नंबर है ऊपर 7 पावर 1। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? अब सवाल समझ आया? पहले ये समझ लें, एचसीएफ और एलसीएम दे दिया, कहते हैं नंबर्स बताओ। अब हमें पहले से पता है ये बात कि एलसीएम में हमेशा पावर कौन सी ली गई थी? एलसीएम में कौन सी पावर ली गई थी? बड़ी। और एचसीएफ में कौन सी पावर ली गई थी? छोटी। एचसीएफ में कौन सी पावर ली गई थी? छोटी। इसका मतलब यह है कि जब हम नंबर्स निकाल रहे होंगे, नंबर 1 और नंबर 2 दो नंबर्स हैं हमारे। क्लियर हो रही है मेरी बात? अगर हम एलसीएम की तरफ देखें, यहां पे 7 पावर क्या है 1, यहां पे है 2 पावर क्या 0, यहां पे क्या है 2 पावर 0। समझ रहे मेरी बात की नहीं? एलसीएम कितना दे दिया उसने 28 और उसने एचसीएफ कितना दे दिया 7। क्लियर हुई मेरी बात की नहीं? अब जब हम कंपेयर करेंगे नंबर 1 क्या हो सकता था? 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 भी हो सकता था, 2 इंटू मतलब 2 पावर 0 इंटू 7, और दूसरा नंबर होगा 2 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों की तरफ देखा जाए तो एलसीएम लेते हुए 7 पावर 1 यहां पर भी है और यहां पर भी है, इसी तरह से एलसीएम लेते हुए यहां पर भी और यहां पर भी, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है? बड़ी वाली पावर 2 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1। 1 नंबर कुड बी कौन सा वाला? दिस वन। क्लियर हो रही मेरी बात की नहीं? एक ये भी हो सकता है कि यहां पे क्या लगा हो? 0 लगा हो, लेकिन उससे एक प्रॉब्लम है, फिर एलसीएम तो ये आ जाएगा, लेकिन एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या है दोनों का? एनसीएफ चेंज हो जाएगा। एचसीएफ क्या आएगा अगर मैं नंबर में पावर चेंज कर लेता हूं? तो यहां पे 2 पावर 0, तो एचसीएफ में 2 पावर 0, 7 पावर 1 7 पावर 0, तो एचसीएफ में भी 7 पावर 0 आ जाएगी। लेकिन एचसीएफ में उसने क्या दिया? 7 पावर 1, तो इसका मतलब है मजबूरन यहां पे क्या होना चाहिए? 7 पावर 1, ताकि एचसीएफ कितना आए? 7 पावर 1 आए और एलसीएम कितना आए? 28 आए। दोनों का जो कॉमन मल्टीपल है वो कितना है? 28। ये आपका सवाल है, ये लें। बस इनका एक रैंडम सा क्वेश्चन था, उसके रैंडम से क्वेश्चन का मैं कह रहा था जरा समझ लो इनका सवाल क्या, लिख के लाए हैं ये सवाल ये था कि दो नंबर्स हैं, उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया जाए तो क्या हम आंसर निकाल सकते हैं कि नहीं? जैसे मैं आपको ना इसके अलग सवाल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और एक नंबर ऐसा है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7। अब इनका एलसीएम क्या आएगा? इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? इनका एचसीएफ क्या आएगा? 2 इंटू 3, बस 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। ऐसा ही होता है ना, बिकॉज एचसीएफ में छोटी पावर लेते हैं। इन दोनों की छोटी पावर कौन सी है? 2 पावर। इसमें छोटी पावर कौन सी है? 5 ऊपर है और 5 नीचे नहीं है, तो क्या 5 आएगा एचसीएफ में? 7 ऊपर नहीं है नीचे है, क्या 7 आएगा एचसीएफ में? नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब सवाल ऐसा आ गया, सवाल कैसा आ गया? ये वाला आंसर्स दे दिए, क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं मैं अगर ये मिटा देता हूं यहां से, ये मैं क्या करता हूं? मिटा देता हूं यहां से। क्लियर हो रही है मेरी बात क्या नहीं? मैं मिटाता हूं। अगर हम यहां से इसको क्या कर दें, मिटा दें यूं, मालूम देखें जरा, यहां से हमने क्या कर दिया? मिटा दिया। सुनना जरा सारे बच्चे, आपको बच्चों ये समझ आ रहा है कि नहीं? सवाल समझ आया क्या था? 2 डिफरेंट नंबर्स गिवन थे, हमने उनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल दी। अब सवाल उल्टा है, एलसीएम और एचसीएफ दे दिया, नंबर्स निकालने हैं। अब इन दोनों की तरफ देखें, 2 पावर 3 और 2 पावर 1।
इनसे ये आइडिया हो रहा है HCF क्या होता है, जो दोनों में सेम हो। इसका मतलब कोई एक नंबर ऐसा था जिसमें 2 पावर 1 थी और दूसरा नंबर ऐसा था जिसमें 2 पावर 3 थी, इसीलिए एलसीएम में 2 पावर 3 आया। किसी एक नंबर में पावर 3 थी, क्योंकि दोनों को कंपेयर करके दोनों में से जो बड़ी पावर होती है वो हम अपने आंसर में लिखते हैं। ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम में, क्यों गर्ल्स? बच्चे सब बताएं, ऐसे ही करते हैं ना। अच्छा, इसीलिए मैंने जब इनको कंपेयर किया तो मैंने कहा कि एलसीएम का 2 पावर 3 आ रहा है और एचसीएफ का 2 पावर 1 आ रहा है। इसका मतलब ये कि एक नंबर छोटा था जिसकी पावर 2 पावर 1 थी, तो वो वन ऑफ द नंबर इज 2 पावर 1 एंड द अदर नंबर इज 2 पावर 3। सिमिलरली मैं इसको जब कंपेयर करता हूं, मैं ये देखता हूं, इससे भी मुझे आइडिया हो जाता है कि कोई एक नंबर क्या था 3 स्क्वायर और दूसरा नंबर क्या था 3 पावर 1। हो सकता है ये 3 पावर 1 हो और ये 3 पावर 2 हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट बात, ये क्या हो जाए 3 पावर 2 और ये क्या हो जाए 3 पावर 1। मुमकिन था। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? क्योंकि इससे भी तो वही आंसर आते हैं। एलसीएम स्टिल, जब मैं ये नंबर 1 है आपका और ये है आपका नंबर 2, अगर मैं 3 पावर, फिर से बताता हूं, अब इसके एलसीएम की तरफ देखो और इसके एचसीएफ की तरफ देखो। एलसीएम का मतलब क्या होता है? दोनों में जो 3 मौजूद है, बड़ा पावर क्या है? 3 पावर 2 होगी, बड़ी पावर एलसीएम में। अब इन दोनों में से कोई भी 3 पावर 2 हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था, दोनों नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या कह रहा है कि भाईजान सबसे छोटी पावर जो सी है वो 3 पावर 1 रखनी है, आपने बड़ी 3 स्क्वायर रखनी है, छोटी 3 पावर 1 रखनी है। तो कोई एक नंबर 3 स्क्वायर बनेगा और कोई एक नंबर 3 पावर 1 बनेगी, वो आपकी मर्जी है, जिस मर्जी को कर लें, क्योंकि इसके बारे में हमें आइडिया नहीं होगा। फिर 3 स्क्वायर यहां पर भी आ सकता है और 3 पावर 1 यहां पर भी आ सकती है, या इन अदर ऑप्शन 3 पावर 1 इधर आ सकती है और 3 स्क्वायर इधर आ सकता है। क्लियर हुई मानूर? गर्ल्स को सबको समझ आई? सबको क्लियर हो गया? अब इसी तरह से जब मैं 5 की तरफ देखता हूं, 5 को कंपेयर करो जरा, 5 पावर 1 ऊपर है और 5 पावर 0 नीचे है। अब यही काम आप यहां पे भी कर सकते हैं। हो सकता है 5 पावर 0 इधर हो और 5 पावर 1 नीचे हो, और ऐसे भी हो सकता है 5 पावर 1 ऊपर होता और 5 पावर 0 नीचे होता। लेकिन यह बात मस्ट है, कोई एक 5 पावर 0 होगा और कोई एक 5 पावर 1 होगा, बिकॉज एचसीएफ में आंसर आ रहा है 5 पावर 0 छोटी पावर। इसी तरह से जब 7 पावर को भी देखा जाएगा तो कंपैरिजन में इसकी पावर 1 है और एक की पावर 0 है, तो किसी एक नंबर में 7 पावर 0 लिखा हुआ है और दूसरे नंबर में 7 पावर 1 लिखा हुआ है। 7 पावर 1 कंट्रीब्यूट कर रहा है एलसीएम के लिए, 7 पावर 0 कंट्रीब्यूट कर रहा है एचसीएफ के लिए। तो ये आंसर से नंबर निकालने की बात होती है। तो इससे आने वाले जितने भी आंसर्स होंगे ना, सारे एक्सेप्टेबल होंगे। शर्त सिर्फ क्या है कि ये आप निकालो, ये निकालो, ये और ये, इन चारों कॉम्बिनेशन का एलसीएम और एचसीएफ ये बनना चाहिए। क्या यहां से एलसीएम 2 पावर 3 बन रहा है? क्या यहां से एचसीएफ 2 पावर 1 बन रहा है? बताएं मुझे। सेकेंड कॉम्बिनेशन, क्या 3 स्क्वायर और 3 पावर 1 से एलसीएम 3 पावर 2 बन रहा है? बोले बोले ना, आर यू नॉट सिंक्रोनाइज्ड? क्या यहां से एचसीएफ 3 पावर 1 बन रहा है? सिमिलरली इसकी तरफ आइए, क्या एलसीएम 5 पावर 1 बन रहा है? क्या यहां से एचसीएफ 5 पावर 0 बन रहा है? सिमिलरली यहां से भी, यस और नो? ओके, बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में आप इसको देख लेना, ठीक है? जल्दी बोलो, मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊं। ऊंचा बोले बेटा। नहीं, ऊपर वाले को तो नीचे नहीं लिखा हुआ यार, आप तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझे। एक मिनट रुके जरा। बच्चे मेरे इस तरह, इसीलिए ना ये क्वेश्चंस मुझे नहीं करने चाहिए। मैं डिले कर रहा था इसी वजह से, जब तक सारे बच्चे उस क्वेश्चन को प्रॉपरली ना देख लें, क्योंकि जब कोई सुनता नहीं है ना, बात इधर उधर हो जाती है, तो फिर दोबारा वो चीज रिपीट होती है। मैं फिर से बात कर रहा हूं, मेरा क्वेश्चन कुछ और था।
थोड़ी देर के लिए भी दिमाग इधर उधर होता है ना, तो फिर आपको टॉपिक ही नहीं समझ आता कि बात क्या चल रही है। मैंने पहले ऊपर 2 नंबर्स लिखे थे, मैंने उन दोनों नंबरों का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था। मैंने कहा था एक सवाल ऐसा आता है कि नंबर दे दिए जाए इंडेक्स नोटेशन में और उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना हो। अब एक क्वेश्चन मुख्तलिफ तरह का आता है, उसमें क्वेश्चन नहीं गिवन, नंबर्स नहीं गिवन, एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। कहता है नंबर्स बताएं क्या क्या हो सकते थे, क्या क्या हो सकते थे। एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं पता होगा अनटिल एंड अनलेस बहुत ही कोई एग्जैक्ट केस हो। ये तो बड़ा जनरल सा केस है, 2 और 3 तो नॉर्मली हर जगह आ सकते हैं। अब मैंने कहा इनकी तरफ देख के ये आइडिया होता है कि वो 2 नंबर थे उनमें से कोई एक 2 पावर 1 था और कोई एक 2 पावर 3 था। कोई भी हो सकता था। 2 पावर 3 जो से पहले नंबर में आ सकता था, 2 पावर 1 दूसरे नंबर में आ सकता था। फॉलो कर रहे हैं कि नहीं बताएं बच्चों। इसी तरह से 3 की तरफ जब हम ध्यान देते हैं तो एक एलसीएम आंसर में 3 स्क्वायर आया हुआ और एक आंसर में 3 पावर 1 आया हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो 2 नंबर जिनको कंपेयर कर रहा था तो उसमें एक छोटी पावर कौन सी थी, 3 पावर 1 थी, जो दोनों में कॉमन थी, और एक ऐसी पावर थी 3 पावर 2। तो आंसर में जो 2 नंबर्स हम लिखना चाह रहे हैं अभी, जो उसने कहा था कि बताओ ये कौन से नंबर थे या इनमें से कौन से नंबर निकल सकते हैं इन वैल्यूज में से, एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यूज में से। मायरा नहीं इनको बुला रहे हैं बाहर। सो इसलिए हमने कहा कि कुछ भी हो। इसके अलावा और बहुत से एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, जैसा कि यहां पे अगर ये 1 भी हो सकता था तो फिर ये नेचुरली क्या होना चाहिए था, इसको 2 होना चाहिए था। तो ये कुछ और नंबर बनता था, ये कुछ और नंबर बनता है। तो इस तरह मतलब जो भी नंबर्स बन रहे हैं, जैसे यहां से नंबर क्या बन रहा है 2 × 3 × 7 कितना होता है, 6 7 42। तो 1 ऑप्शन इज एक नंबर 42 हो, सेकेंड ऑप्शन इज 8 × 9 72 × 5 360। इन 2 नंबरों का भी आप एलसीएम एचसीएफ लेंगे, यही आंसर आएगा। इसके अलावा एक और ऑप्शन क्या है, ये हो जाता और ये इस तरह से लिखा होता। अलीशा 2 मिनट प्लीज। 2 × 9 इज 18। एक ऑप्शन क्या थी, ये 18 लिखा होता। 8 × 3 24 × 5 120। इनका भी एलसीएम एचसीएफ का आंसर यही आता। पॉसिबल है ना, 2 डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम सेम आ सकता है, 2 डिफरेंट नंबर्स का एलसीएम सेम आ सकता है। और इसी तरह से ये यहां पे पावर 1 होती है और यहां पे ये पावर 3 होती है, अब फिर नंबर चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए उसने कहा था वो कौन से 2 नंबर हो सकते थे जिनसे एलसीएम और एचसीएफ ये आ रहा था। ठीक, हाँ कोई भी 2 लिख ले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो रैंडमली जो दिल किया लिख लिया, इनके साथ मैच करते हुए। अलीशा इंडेक्स नोटेशन एलसीएम और ओके, इंडेक्स नोटेशन में कन्वर्ट करके करेंगे उसे। हमेशा इंडेक्स नोटेशन हेल्प करेगा आपको। उसी नंबर की इंडेक्स नोटेशन निकाल के फिर उस हिसाब से निकालना। मतलब अब इसके डिफरेंट केसेस हैं बच्चों। मैं यहाँ पे नंबर बता दूं आपको, ये वाला ये मिटा दूं यहाँ से, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ दे दूं, एक नंबर दे दूं, दूसरा नंबर फिर भी निकाल लेंगे आप। ठीक है, इसी मेथड से, बिल्कुल इसी मेथड से हम निकाल लेंगे। अच्छा, आपसे जो से ना मैं जब बोलूंगा ना कि हम बाद में पढ़ लेंगे, तो मुझे पता है वो टॉपिक बाद में आएगा। आई हैव टू मेक फुल पूरी क्लास का ना एक वो माहौल बना के टॉपिक पढ़ाना होगा। अदरवाइज ऐसे क्लास में रैंडम क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, जब मैं बोलूंगा ना अभी नहीं पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, तो हम बाद में ही कर लेंगे। ठीक है ऐसे हो सकता है कि आप स्कूल जा रहे हो, स्कूल में मेंसुरेशन चल रही हो, तो आप बोले सर ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन कराते, तो क्लास में नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तब तक जब तक मेंसुरेशन की बारी नहीं आएगी। क्लियर हो रहा है ये? आप मेंसुरेशन पढ़ रहे होंगे, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे होंगे, आप स्टैटिस्टिक पढ़ रहे होंगे, हर कोई रैंडम खिचड़ी में जाके ला रहा होगा कि सर ये सवाल नहीं समझ आया। तो हम अपने थीम के मुताबिक चलेंगे, मैं किसी स्कूल के हिसाब से नहीं चलूंगा। ठीक है ना। सो आज का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब ये अभी तो शायद आपको एक नया मेथड लगेगा,
ठीक है, जो पहले पढ़ चुके हैं मेरे पास उनको तो पता है, लेकिन ये मेथड इतना खूबसूरत मेथड है कि ये आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, यस कंप्यूटर साइंस और मैथ्स के, इवन मैथ्स के कोई 15-20 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक ही मेथड कवर कर लेता है। मतलब 15-20 डिफरेंट फॉर्मूलाज जो से हैं आपके, वो रिड्यूस होके एक मेथड की तरफ चले जाते हैं। पढ़ा दिया उन्होंने। जिन्होंने जो सिर्फ मैथ्स ले रहे हैं वो भी सीख लें इस बात को। ये इंतहाई मैथमेटिक्स का ये रूल है या मेथड है, जिसमें देखें जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज है। परसेंटेज में आपके पास बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज आते हैं, जैसे डिस्काउंट का अलग है, आपके पास प्रॉफिट का अलग है, लॉस का अलग है, इंटरेस्ट का अलग है, परसेंटेज इंक्रीज का अलग है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला अलग है। तो एक छोटे से बच्चे के लिए हम समझते हैं, वैसे तो ओ लेवल्स कहता है कि यार रटा लगाओ फॉर्मूलों के, लेकिन हम समझते हैं यार ऑलरेडी इतनी जिंदगी में टेंशन है आपकी, क्यों ना और क्यों बढ़ाएं, कम क्यों ना की जाए उसको, ठीक है, क्यों, ऐसा ही है ना। तो इसी तरह फिर मेंसुरेशन में बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, हम उन सबको रिड्यूस करते हैं फिर। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज अंडरस्टैंडिंग द यूनिटरी मेथड। अंडरस्टैंडिंग द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में क्या होता है, देयर आर, लास्ट रो को नजर आ रहा है शान से, देयर आर टू साइड्स ऑफ इक्वालिटी, देयर आर टू साइड्स ऑफ इक्वालिटी, there are two sides of equality. On one side, there are two sides of equality. On one side, we write the given data. We write the given data, and on other side, we write the unknown quantity. And on other side, we write एक इक्वालिटी की दो साइड्स होती है। एक साइड पर हम लोग जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ लिखते हैं, दूसरी साइड पर जो अननोन इंफॉर्मेशन होती है उसको लिखते हैं। और ये जो अननोन क्वांटिटी है, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इट इज रेफर्ड टू एज एक्स। बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला बता दो जी बेटा, कोई बात नहीं, मैथ्स में भी करेंगे क्योंकि मैथ्स में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फिजिक्स नहीं पढ़ते। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैथ्स तो अलग है ना, मैथ्स तो बिल्कुल अलग है। नहीं, मैं अपनी मैथ्स स्टार्ट हो जाएगी मेरी, एक एग्जाम्पल दूंगा, मेरी एक मैथ्स स्टार्ट हो जानी है। मैं तो सिर्फ ये मेथड का रिकॉल दे रहा हूं ना आपको, ठीक है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने यूनिटरी मेथड ना पढ़ा हो? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ना पढ़ा हो? ऑलमोस्ट सारों ने किया हुआ। चलो अच्छी बात है, अच्छी, जल्दी क्लियर हो जाएगा ये। मिसाल के तौर पे एक मार्कर 10 रुपए का है, तो 3 मार्कर्स कितने के होंगे? 30 रुपए के होंगे। अब ये बात तो बहुत इजीली, मैं हमेशा इस मार्कर की एग्जांपल देता हूं क्योंकि हाथ में मार्कर ही है फिलहाल। एक मार्कर 10 रुपए का है, तो 3 मार्कर्स कितने के होंगे? 30 रुपए के। ये तो बहुत इजीली निकाल लिया आपने। अगर मैं आपसे एक बात करता हूं, यार 15 मार्कर्स 450 रुपए के, तो बताएं जरा 18 मार्कर्स कितने के होंगे? क्या निकाल लोगे? इतनी जल्दी नहीं निकाल रहे। देखा रीजन क्या है? रीजन क्या है बच्चों? क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस हमें चाहिए, कुछ कैलकुलेशंस हमने करनी है, ठीक है ना? बातें नहीं करें बेटा। अब ये सबसे पहले मैं एक मार्कर वाली मिसाल लिख के ना उसको स्टैंडर्ड बना के फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जी एक मार्कर कितने रुपए का है? 10 रुपए का है। 3 मार्कर्स कितने के होंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड? नॉट 30 बट हाउ मेनी? x रुपीज। अब इसकी तरफ जरा तवज्जो रखना है क्या,
यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, मार्कर्स। इक्वेशन की लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे भी क्या लिखा हुआ है, मार्कर्स लिखा हुआ है। राइट साइड पर आपने रुपीस लिखा हुआ है, दूसरे के साथ भी क्या लिखा हुआ है, रुपीस लिखा हुआ है। ये रैंडम अंदाज में आपने नहीं लिखना है इसको, आपने हमेशा इसको ऑर्गेनाइज अंदाज में लिखना है। ये स्टैटिस्टिक में भी काम आएगा, प्रोबेबिलिटी में भी काम आएगा। यही कॉन्सेप्ट, यही चीजें काम आनी है वहां पे मैथ्स में। स्टैटिस्टिक्स बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए, लेकिन जब आप ये यूनिटरी मेथड करते हैं बच्चों वाली हो जाती है, बहुत आसान हो जाती है मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी, ठीक है ना। अब जरा बात समझिएगा, मार्कर ऊपर भी मार्कर नीचे भी सेम क्वांटिटीज आनी चाहिए यहां पे। क्या आनी चाहिए, सेम क्वांटिटीज, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड के ऊपर भी एक ही जैसी क्वांटिटीज। एक और स्टैंडर्ड है जी इसका, एक और स्टैंडर्ड यह है कि एक लाइन में फुल इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। वन लाइन मस्ट कंटेन होल इंफॉर्मेशन। होल इंफॉर्मेशन मतलब इक्वेशन की दोनों साइड है। एक और बात, इसकी खास बात क्या है, एक बात हमने क्या कर दिया, इक्वेशन के एक तरफ एक क्वांटिटी, दूसरी तरफ दूसरी क्वांटिटी, समझ आ गई कि नहीं, जिसमें से एक अननोन हो सकती है जिसको आप फाइंड आउट कर रहे हैं। द अननोन क्वांटिटी इट कैन बी फाउंड वेरी इजीली, इट कैन बी फाउंड वेरी इजीली। बट एक और रूल यह है कि वन ऑफ द लाइन मस्ट कंटेन द स्टैंडर्ड वैल्यूज, गिवन वैल्यूज। यहां पे रुपीस की वैल्यूज गिवन होनी चाहिए और इसके अगेंस्ट एग्जैक्ट नंबर ऑफ मार्कर्स पता होने चाहिए। स्टैंडर्ड आपके पास एक लाजमी गिवन होना चाहिए, तो ये भी लिख लें अपने पास। One line must contain both values। और दोनों इनको कैसे कंसीडर किया जाता है, it is considered as standard। जो एक लाइन है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। हम पूरा 8 बजे तक, वन लाइन मस्ट कंटेन बोथ वैल्यूज, ठीक है, उसको स्टैंडर्ड माना जाएगा हमेशा। और एक और बात लिखें, सेम यूनिट्स एग्जैक्टली वन अबव द अदर। ये क्या है, सेम यूनिट्स ऑन वन साइड, और ये क्या है, सेम यूनिट्स ऑन अदर साइड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब उस सवाल को सॉल्व करते हैं जी। थ्री पेंसिल्स कॉस्ट ₹189. Find the price of two such pencils. Find the price of two such pencils. एक लाइन में ये वाली बात लाजमी लिख लें जो स्टैंडर्ड के तौर पे मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त हमारा, 3 pencils is equals to ₹189। अब रुपीस के नीचे रुपीस लिखो, पेंसिल्स के नीचे पेंसिल्स। 2 such pencils, तो यहां पे क्या आ गया, 2 pencils, और यहां पे आ गया x। नो नो नो, रॉन्ग। जब यहां पे वैल्यू आ जाए ना, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे वाली चीज को ऊपर के साथ और इसको इसके साथ। सो इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय x, 2 मल्टीप्लाई बाय 189, 2 मल्टीप्लाई बाय 189। सो आंसर आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 189 ओवर 3 आ गया, ओवर 3 आ गया। 3 1s are 360, 3s are 360, 3s are 2 मल्टीप्लाई बाय 63 is 126। x के यूनिट्स क्या थे, रुपीस थे। 2 पेंसिलें कितने की होगी, 126 की होगी। कितने की होगी, 126। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा लिखा है,
ताकि आपको मेथड समझ आए। मैंने जानबूझ के ऐसा सवाल लिखा ताकि आपको मेथड समझ आए। मेथड में क्या है? अच्छा, एक और चीज मुझे आपको समझानी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अननोन चीज है गर्ल्स एंड बॉयज वो राइट साइड पर ही हो। कोई बच्चा ऐसा लिख सकता है, मतलब वो जल्दी जल्दी में ऐसे लिखे और वो ऐसे लिख लेता है। अगर 189 रुपीज की कितनी पेंसिल्स आती हैं? 3। इसी तरह से वो यहां पे लिख दे, ये बेटा बिल्कुल सही होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कि एक बच्चा देखें, यहां पे पेंसिल्स उसने लेफ्ट साइड पर लिखी है, यहां पे उसने रुपीज राइट साइड पर लिखे हैं। इट इज पॉसिबल कि एक बच्चा रुपीज राइट पर लेफ्ट पे लिख ले और पेंसिलें राइट पे लिख ले। आपने कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है गर्ल्स एंड बॉयज ऊपर नीचे यूनिट सेम है कि नहीं है। हमेशा ऊपर नीचे यूनिट सेम है कि नहीं है। कशफ बेटे इधर ध्यान दे दो यार, मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप बाहर देख रही हैं। ये दोनों क्या है? दोनों तरफ ऊपर नीचे क्या होना चाहिए? पेंसिल्स। ये बात जब आपने लिख ली है, इस चीज को भूल जाओ कि कौन राइट पर है कौन लेफ्ट पे। ये कोई टेक्निक नहीं है कि राइट लेफ्ट भी आपने देखना है, बस सेम यूनिट्स एक दूसरे के ऊपर नीचे होने चाहिए, सेम यूनिट्स। अब आगे इसको क्या करो? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको उसके साथ और इसको उसके साथ। इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 मल्टीप्लाई बाय 189 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय x आपका राइट पे आ जाएगा। अब यहां पे राइट साइड पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट पर आके क्या हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा। जवाब आएगा आपका x। कटिंग वही सेम होनी है, 3 1s are 3, 63 आंसर आ जाएगा कितना? 126। x के यूनिट्स क्या थे? तो यहां पे आ गया रुपीज 126 इज इक्वल्स टू x। बच्चों ये जो बात लिखी हुई है और ये बात लिखी, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ x से दूर उधर है। बेशक 126 इज इक्वल्स टू x लिखा हो या x इज इक्वल्स टू 126 लिखा हो, मैथ्स में दोनों का मतलब सेम ही है। एक सवाल आप मुझे करके दिखाओ ताकि फिर मैं आगे चलूं। 12 books cost, the cost of 12 books is $108. The cost of 12 books is, the cost of 12 books is $108. Find the cost of 12 books is $108. Find the cost of 8 such books. Find the cost of 8 such books. Find the cost of 8 such books. करें सॉल्व, खुद करें। कर लिया? अपना अपना करें प्लीज। डॉलर के नीचे डॉलर, बुक्स के नीचे बुक्स। एक लाइन हमेशा ऐसी जरूर होगी जिसमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गिवन है। वो कौन सी वाली लाइन है? ये वाली, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं। 12 into x is equals to 8 into 108. x is equals to 8 into 108 whole divided by 12. कटिंग शटिंग करें। 4 3s are 4 2s are 3 1s are 3 36 are। x का आंसर कितना आ गया? 72। x की यूनिट्स क्या थे? डॉलर्स। तो इसकी यूनिट्स भी क्या हुए? बाय द वे आप डॉलर्स को भी जस्टिफाई कर सकते हो इस तरह से। 8 के यूनिट्स क्या थे? बुक्स। 108 के यूनिट्स क्या थे? डॉलर्स। 12 के यूनिट्स क्या थे? बच्चों यूनिट्स की जस्टिफिकेशन देखें। 8 के यूनिट्स क्या थे? 8 के यूनिट्स क्या थे? बुक्स।
108 के यूनिट्स क्या थे? डिनोमिनेटर के यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स भी आपस में कैंसिल आउट होके आखिरी यूनिट कौन सा बचता है? डॉलर का। इसलिए आंसर के साथ नेचुरली यूनिट भी जस्टिफाई करता है। तो यूनिट्स भी बैलेंस आउट हो रहे हैं, कटिंग करने के बाद यूनिट्स के आंसर्स भी ठीक आ रहे हैं। चले जी, यहां तक यूनिटरी मेथड था। अब आगे जब भी हुआ हम इसको यूज ही करेंगे, ठीक है ना? कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है कि यूनिटरी मेथड जिसको ना आता हो, क्योंकि उसके बाद मैं कुछ आपके एप्लीकेशंस ऑफ यूनिटरी मेथड जब कराऊंगा ना, उसमें टेम्परेचर के प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, टाइम के प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आते हैं, परसेंटेजेस के प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। तो फिलहाल जरा एक कॉम्पोजिट इंफॉर्मेशन है वो देख लें। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पहले से पता है, और उसके बाद जरा कुछ आसान कन्वर्जन हैं, हम उसकी तरफ जाएंगे। ओके, जरा तवज्जो रखें सारे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट लेंथ। ये बात आप सारों को पहले से पता है, कन्वर्जन के जो स्टैंडर्ड्स लेंथ में इस्तेमाल होते हैं, दैट इज मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। वैसे तो मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आपको एक लेंथ का कराना है, एरिया, वॉल्यूम, मास, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर। लेंथ का हम लोगों ने स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी, ये क्या होना चाहिए, ये हमें याद होनी चाहिए, ये कन्वर्जन सारी हमें याद होनी चाहिए, ठीक है ना? सेकंड नंबर पे आता है एरिया। एरिया लेंथ से निकालूंगा मैं, जितने भी आगे वाले रूल्स हैं मैं पीछे से निकालता जाऊंगा, इसलिए ये याद होना बहुत जरूरी है। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10। या फुट रूलर के अंदर नहीं गिवन होते यार? हाँ, अब इस फुट रूलर में 2 कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं, 2 तरह की कैलिब्रेशंस हुई हुई हैं। जो ये छोटी वाली कैलिब्रेशंस होती है ना, जो आपके जो छोटे वाले फुट रूलर, एक तो होता है ना फासले से लिखा होता है एक छोटी, उसके अंदर बिल्कुल बारीक बारीक लाइंस भी होती हैं, उनको मिलीमीटर्स कहा जाता है। यहाँ पे जो सी जो बारीक लिखी ना 100 तक, इसको मीटर रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मीटर रूल। मीटर रूल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये 1 मीटर के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 मीटर के इक्वल। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? 100। इसमें देखो जरा, नजर आ रहे हैं 100 सेंटीमीटर्स? आ रहे कि नहीं आ रहे? तो इसका मतलब है कौन सी वाली रीडिंग, ऊपर वाली नीचे वाली? ऊपर, ऊंचा बोलो। ऊपर वाली जो रीडिंग है वो कौन सी वाली है गर्ल्स एंड बॉयज? सेंटीमीटर्स वाली है इस मीटर रूल के अंदर। ये 1 से शुरू हो रही है और कहां तक जा रही है? देख रहे हैं कि नहीं? देख रहे हैं ना? कहां तक जा रही है? 100 तक जा रही है। कहां तक जा रही है? 100 तक जा रही है। तो ये मीटर रूल है। तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, 1 मीटर का स्टैंडर्ड है 100 सेंटीमीटर का, और 1 सेंटीमीटर के अंदर और बारीक छोटी छोटी लाइंस गिवन है। कितनी लाइंस गिवन है? 10। वो 1 मिलीमीटर की एक छोटी बारीक कैलिब्रेशन होती है। इसी तरह से जब मैं 1000 मीटर्स करूंगा, इस तरह के कितने स्टेप्स ले लूं मैं? 1000 स्टेप्स ले लूं तो मैंने कितना वॉक किया होगा? कितनी वॉक की होगी मैंने? 1 किलोमीटर की वॉक की होगी। समझ रहे मेरी बात की नहीं? अंदाजा लगाए वैसे 1 किलोमीटर यहां से उधर जाएंगे सॉफ्टवेयर वाली साइड पे, कितना दूर तक 1 किलोमीटर बन जाएगा? चांटा चौक तक, तांगा चौक तक बन जाएगा। ठीक, कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम।
टांगा चौक तक बन जाएगा। टांगा चौक तो ज्यादा दूर हो जाता है, मेरा ख्याल है गोल्फ क्लब तक शायद बन जाए, उससे पीछे तक आगे ही होगा। चले सॉफ्ट स्विल तो बहुत करीब है, उससे आगे तक। जरा इस आइडिया को इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे स्किल्स एंड मैप्स में अभी आके डिस्कस होने हैं, तो थोड़ी अकल रखना बड़ा जरूरी है। एरियाज की यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, वही बातें होंगी, लेकिन अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, स्क्वायर्स में। वो सेम बातें हैं लेकिन अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, स्क्वायर्स में। मिलीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर। अब जरा समझना एक बात, ये जो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 या 10 मिलीमीटर, इसी को याद रखो और यहां से ही एरिया का स्टैंडर्ड निकलेगा। यहां पर भी क्या ले लो दोनों साइडों पे, स्क्वायर। यहां पे भी क्या ले लो दोनों साइडों पे, स्क्वायर। ये क्या चीज बन जाएगी, यहां से फिर लेफ्ट साइड पे तो 1 ही रहेगा, लेफ्ट साइड पे 1 ही रहेगा। सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर बन के क्या बन जाएगा, 100 मिलीमीटर स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड क्या बना हमारा, 100 मिलीमीटर। बच्चों समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक तो ये स्टैंडर्ड आ गया इसका, समझ आई कि नहीं आई? दूसरा स्टैंडर्ड क्या होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर। यस और नो? इसका भी लेफ्ट साइड पर क्या ले लो गर्ल्स, और राइट पर भी क्या ले लो। ये जब फिजिक्स में कर रहे होगे तो सर को कह देना कि आता है पहले से, ठीक। दोनों साइडों में क्या कर लिया, स्क्वायर। ये बेशाम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे क्या होगा, ये 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 मीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा गर्ल्स, मीटर स्क्वायर। इसी तरह से राइट पर 100 है, 100 इज अ फ्रेंडली नंबर, उसका स्क्वायर तो काफी आसान होगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 4 जीरोस आ जाएंगे और 7 यूनिट क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक आ गया हमारे पास सेकंड स्टैंडर्ड एरियाज का। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? ये याद नहीं करने, ये ड्राइव हो रहे हैं। सिर्फ तरीका याद रखें कि एरियाज में स्क्वायर लेना है आपने। इसी तरह से 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना, 1000 मीटर। एरियाज में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे लेफ्ट पर भी स्क्वायर और गर्ल्स एंड बॉयज राइट पर भी स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये, यहां से लेफ्ट साइड पे क्या बनेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर, और राइट पे क्या बनेगा, बोलो बेटा। 3 जीरोस का स्क्वायर कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरोस, और 7 यूनिट्स क्या आ जाएंगे, मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा इसके लिए। यहां तक क्लियर होगा सारों को कि नहीं? एरियाज में देखें अभी इतने ज्यादा सारे कन्वर्जन्स होती रहेंगी ना कि सारों को याद करना थोड़ा मेरे लिए भी, मतलब मुझे तो खैर मेंटली मुझे प्रोसेस याद है, आप रटन लगा सकते हो तो वेल एंड राइट। मैं काम आसान करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लेंथ में सिर्फ इन तीनों को याद रखें, एरियाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? जो मतलब कोशिश कर रहा हूं जितनी कम चीजें याद करनी पड़े उतनी कम चीजें याद। मैथ्स में ऐसा नहीं कि इट्स ओनली अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी ज्यादा है मैथ्स में, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि किस वक्त मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है और किस वक्त मुझे किस तरह से करना है। तो इसमें रूल्स तो बहुत ही ज्यादा याद रखने होते हैं और प्रैक्टिस से याद होते जाते हैं। इसी तरह से ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? देखें एरियाज में स्क्वायर लेना है तो जरा अकल लड़ाओ। वॉल्यूम्स में क्या करना होगा, वॉल्यूम में यूनिट्स क्या होते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, बोले ना, मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता? कुछ यूनिट्स इस तरह के वॉल्यूम के हैं जिसमें क्यूब नहीं आता। कौन कौन से वाले, किसी ने बोला कुछ? लीटर्स, यस। मिलीलीटर और लीटर में क्यूब नहीं आता, क्यों? कि वो पहले से ही पता है कि भाईजान वो किसके यूनिट्स है, वॉल्यूम के हैं। एरियाज में कुछ यूनिट्स इस तरह के हैं जिसमें स्क्वायर नहीं लगाया जाता। कौन से यूनिट्स वो हैं, अहद? वो कौन से यूनिट्स हैं एरियाज में जिसमें स्क्वायर नहीं लगता होता? एरियाज का स्क्वायर नहीं लगता, सबको पता है वैसे बाय द वे। यस, कौन सा? मरला।
आपके घर का एरिया सुना है कभी किसी पेरेंट्स ने 5 मरला 10 मरला 12 मरला सुना है कि नहीं सुना? कनाल, 1 कनाल 2 कनाल। आजकल तो हर किसी के घर में प्रॉपर्टी की डिस्कशन तो चल ही रही होती है। किस किस ने नहीं सुना ये कनाल क्या होता है, मरला क्या होता है? ऑनेस्टली नहीं सुना? चलें कोई बात नहीं, आप अब पाकिस्तानी नहीं है, फिर पूरी तरह से पाकिस्तानी नहीं है। हमारे यहाँ मरला पता ना, कभी आपने किसी सुना 5 मरला स्क्वायर? इट्स नेवर, नहीं गलत बात है ये, मतलब ये रीडिंग ही नहीं हो सकती। 5 मरला स्क्वायर होता ही नहीं है, क्योंकि मरला नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है कि वो मरला एरिया के यूनिट्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी तरह से 10 मरला एरिया के यूनिट्स हैं। कनाल ऑलरेडी एरिया का यूनिट है, जमीन का एक एरिया एक कनाल कहलाया जाए। कनाल स्क्वायर नहीं होता, वो कनाल होता है सिर्फ। क्लियर हो रही है मेरी बात की नहीं? इसी तरह से एकड़, जो एग्रीकल्चरल लैंड होती हैं, किसी का एग्रीकल्चर से ताल्लुक है फैमिली में, किसी का एग्रीकल्चर में, आपको पता है ना जमीनें छोटी तो नहीं होती ना, जमीनें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, तो उसमें कनाल और मरला नहीं बोलते होते, क्योंकि ऐसे थोड़ी हो सकता है। सुने, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत बड़ी होती है तो इसलिए बड़े बड़े यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जी। एकड़, 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर 100 कनाल होते हैं। नहीं 100 होते हैं? नहीं 100 नहीं होते यार, ज्यादा 200 कनाल होते हैं। 200 कनाल नहीं, 200 मरला। इनफैक्ट 8 कनाल 1 एकड़ में होते हैं। 1 एकड़ में 8 कनाल और 1 कनाल में 20 मरलास, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 8 करो कितना होता है? 160 मरलास होंगे। 1 मुरब्बे में 200। सर 1 मुरब्बे में कितने कनाल होते हैं? 200 कनाल होते हैं। 200 कनाल होते हैं। 200 कनाल होते हैं, ठीक है। हम इतने बड़े एग्रीकल्चरल नहीं है, मुझे पता ही नहीं चीज़ों। यही बताएगा कितने होते हैं 1 मुरब्बे में, कितने मरले कनाल होते हैं? 7 एकड़ तो नहीं होते, 60 एकड़ होते हैं 1 मुरब्बे में। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 8 करो, 480 कनाल। नहीं यार, आई डोंट बिलीव दिस। नहीं 480 नहीं है, 480 नहीं है, 200 होता होगा। 200 कनाल के करीब करीब होगा कि नहीं? हाँ यार, जब जमीन लेनी होगी ना कर लूंगा गूगल पे। अभी फिलहाल छोड़ दें इसको। इधर सुने सारे, फिलहाल जेब इजाजत नहीं दे रही है मुरब्बे की बातें करूं, ठीक है? सो इधर तवज्जो दें। सो इसी तरह से एरियाज में ना, सुने OA लेवल्स के अंदर हम ये मरला और हमें कोई मलिक रियाज नहीं प्रोड्यूस कर रहा। सुने सारे बच्चे, इधर ध्यान दें सारे बच्चे। बच्चों, एरियाज में सारे यूनिट्स के ऊपर स्क्वायर आता है सिवाय एक के। सिर्फ एक यूनिट ऐसा है जो हमारे सिलेबस में है जिसपे स्क्वायर नहीं आएगा, वो है हेक्टर्स का। किसका? हेक्टर का। सो उसको सिर्फ याद रखना है आपने। 1 लिख लें अपने पास। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये मेमोराइज कर लें। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ याद रखना है। बाकी ये सारे कौन हैं? ये सब डिराइव्ड हैं पहले से। इसी तरह वॉल्यूम्स अगर आता है ना, वॉल्यूम बहुत आसान हो जाना था। क्या होता जरा जुबानी बताएं? 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता? गर्ल्स, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होता? कितने मिलीमीटर क्यूब के? गर्ल्स बताएंगी 1000। क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड यूनिट था उसको दोनों साइडों पे क्यूब ले लिया। क्या ले लिया? क्यूब। अच्छा मुझे एक बात बताओ बॉयज, अब आप लोग बताएं 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब्स होंगे? कितने जीरोस आने चाहिए? 8 आने चाहिए। अब दोनों साइडों पे यहां पर भी क्यूब ले और यहां पर भी क्यूब ले। कितने जीरोस? 100 को अब 3 दफा लिखें। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 जीरोस हैं, उनको 3 दफा लिखें। जितनी दफा पावर है उतनी दफा लिखें, ठीक है ना? इसी तरह किलोमीटर्स की तरफ आओ। गर्ल्स अब आप बताएं 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर गर्ल्स कितने मीटर क्यूब बनेंगे? गर्ल्स कितने जीरोस आने चाहिए? गर्ल्स कितने आने चाहिए? 3, फिर से 3,
और फिर से 3। 9 जीरोस में 9 जीरोस को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है? बिलियन। क्या कहा जाता है? बिलियन। 6 जीरोस को क्या कहा जाता है? मिलियन। ये तो सारे डिराइव्ड हैं, इसमें भी कुछ याद करना है आपने। जो याद करना है वो ये है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये जो यूनिट्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसके अंदर? लिक्विड्स के अंदर। लिक्विड्स के अंदर मिलीलीटर्स के कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं। और ये भी आपको पता है कि 1 लीटर किसके बराबर होगा? कितने मिलीलीटर्स? 1000 मिलीलीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, जो पेप्सी आप पीते हैं, ये जो 7 अप, कोक, माउंटेन ड्यू, इसके ऊपर ना 500 ml लिखा होगा या 0.5 लीटर्स लिखा होगा। बात एक ही है, एक को मिलीलीटर्स में बताया और एक को लीटर्स में बताया हुआ। अच्छा, यहां से ना एक और चीज डिराइव भी होती है। अगर 1 लीटर 1000 ml के बराबर है तो इस ml की जगह बेशक 1 ml बोला जाए या 1 cm³ बोला जाए, बात तो एक ही है ना। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, यहां से ही इसको डिराइव करके ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो डिराइव्ड, ये भी डिराइव हुआ है। सिर्फ यहां पे इन 2 बातों को आपने याद रखना है। ठीक है, सिर्फ इन 2 बातों को, 2 स्टैंडर्ड्स को याद रखना है। ठीक हो रही है मेरी बात कि नहीं? तो आज हमने एक कन्वर्जन सीखी है, बाकी सारी डिराइव की है उससे। ठीक है, आप लोग को एक होमवर्क भेजूंगा, अभी बना नहीं है, आज बन जाएगा, भेजूंगा। मंडे को वो ड्यू है, मंडे को वो सबमिट कराना है सारों ने बच्चों। ठीक है।